हेलो एवरीवन, फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 39 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिक्वायर्स डैश मेटल आयन फॉर एक्टिविटी। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कौन से मेटल आयन की रिक्वायरमेंट रहती है एक्टिविटी के लिए। तो मेनली ये बहुत सारे पाथवेज में यूज़ किया जाता है एंड उसमें से ग्लाइकोलाइसिस पाथवे भी है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होती है, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन से, जिसमें ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। एंड देन जो ये ग्लूकोज ये आइसोमराइज होता है और हमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कंपाउंड मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ जो एंजाइम है वो है फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज एंड Mg2 पॉजिटिव। तो ग्लूकोज Mg2 पॉजिटिव वो रिक्वायर्ड रहता है एक्टिविटी के लिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस में और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस का अनदर नाम से पूछा जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस को एम्डेन मेयरहोफ पाथवे भी कहा जाता है, एम्डेन मेयरहोफ पाथवे कहा जाता है। देन इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा एंड प्रोडक्ट होता है। तो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में लैक्टेट जो है वो एंड प्रोडक्ट रहता है एंड दूसरा आता है एरोबिक। इन दोनों ही कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होती है लेकिन एंड प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। एनएरोबिक में आ गया लैक्टेट एंड एरोबिक में आता है पायरूवेट। एरोबिक में पायरूवेट एंड प्रोडक्ट होता है एंड ये जो पायरूवेट है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 एंड H2O में। तो अगर ऑप्शंस में आइदर पायरूवेट दिया हो या फिर CO2 H2O तो ये दोनों ही इसमें एंड प्रोडक्ट होते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के। देन ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सभी सेल्स में टेक प्लेस करती है एंड जो इसके एंजाइम्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स जो हैं, ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं साइटोसोमल फ्रैक्शन में। सेल की साइटोसोमल फ्रैक्शन में ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में थी एंड जो भी इसमें मैंने 3-4 पॉइंट बताए हैं उन सभी से क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है पहले। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, को एंजाइम FAD इज़ डेरिवेटिव ऑफ। तो को एंजाइम FAD किसका डेरिवेटिव है। तो बेसिकली FAD की फुल फॉर्म की बात करें तो FAD होता है फ्लेविन। FAD इज़ फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये होता है FAD। तो बेसिकली FAD एंड FMN ये दो बेसिकली होते हैं एंड ये को एंजाइम होते हैं राइबोफ्लेविन के। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो राइबोफ्लेविन के दो आ गया FAD एंड दूसरा होता है FMN। FMN की फुल फॉर्म होती है फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। ये होता है FMN। बेसिकली जो FAD है, FAD FMN से ही फॉर्म होता है। उसमें AMP मोइटी जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम ATP। तो बेसिकली राइबोफ्लेविन से FMN बनता है, दैट इज़ फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड एंड देन FMN जो है वो कन्वर्ट होता है फाइनली FAD में। तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ राइबोफ्लेविन से FMN बनना, उसमें ATP की यूटिलाइजेशन होती है एंड ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट होता है। ATP ADP में कन्वर्ट होता है एंड राइबोफ्लेविन पे यहाँ पे
फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। तो ये होता है एटीपी होता है ट्राईफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एंड एडीपी जो है वो एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। तो एटीपी का एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो राइबोफ्लेविन पे अटैच होता है एंड वो कंपाउंड बनता है एफएमएन, दैट इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। देन एफएमएन से एफएडी बनता है, इसमें भी एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है एंड एटीपी यूटिलाइज होके दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं एंड एडेनोसिन मोइटी जो है, एडेनोसिन मोनो फॉस्फेट मोइटी जो है वो एफएमएन पे अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट है वो हमें मिलता है एफएडी, दैट इज फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इज प्रेजेंट एट एग्जिट ऑफ। तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी किस ऑर्गन पे जो है वो प्रेजेंट रहती है, कहाँ पे किसके एग्जिट पे प्रेजेंट रहती है? तो ये गॉल ब्लैडर के एग्जिट पे प्रेजेंट होती है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो बेसिकली गॉल ब्लैडर के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो गॉल ब्लैडर जो है एक तो ये रिजर्वॉयर होता है, इट इज़ अ रिजर्वॉयर फॉर बाइल का, ये रिजर्वॉयर होता है एंड गॉल ब्लैडर जो है वो रिलीज़ करता है स्टोर्ड बाइल, जो भी स्टोर्ड बाइल होता है स्टोर्ड बाइल को रिलीज़ करता है गॉल ब्लैडर। एंड बेसिकली बाइल कब पास करता है? तो जब भी गॉल ब्लैडर की मसल बॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बाइल जो है वो पास होता है बाइल डक्ट्स के थ्रू टू द ड्यूडेनम। एंड बेसिकली जो ये कॉन्ट्रैक्शन है वो कौन स्टिमुलेट करता है? तो गॉल ब्लैडर की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टिमुलेट की जाती है एक हार्मोन के थ्रू, जो हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी के कहते हैं, दैट इज़ कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कि बेसिकली ड्यूडेनम से सिक्रीट होता है एंड ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को। एंड ऑल्सो जो भी ड्यूडेनम में एसिडिक काइम होता है या फैट होता है तो इसकी प्रेजेंस की वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टिमुलेट होती है। देन जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की जो रिलैक्सेशन है वो भी इस के थ्रू ही होती है एंड इसकी जो रिलैक्सेशन है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की, वो बेसिकली एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स होता है गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली गॉल ब्लैडर के फंक्शंस के ऊपर आ जाता है कि रिजर्वॉयर है ये बाइल का एंड बाइल को स्टोर्ड बाइल को रिलीज करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। तो कौन से सेल्स जो हैं वो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं? तो ये सेल्स हैं लेडिक्स सेल, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा कोज होता है? तो इसमें डिफरेंट विटामिन दिए गए हैं ऑप्शंस में। तो B1 विटामिन होता है आपका थायमिन, एंड थायमिन विटामिन की वजह से बेरी बेरी डिजीज़ जो है वो कॉज होती है। देन आता है विटामिन B3। विटामिन B3 होता है नियासिन, या फिर जिसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, निकोटिनिक एसिड। एंड नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होता है वो है पेलेग्रा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन बाकी दो ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे विटामिन B6। तो विटामिन B6 होता है पेंटोथेनिक एसिड, एंड पेंटोथेनिक एसिड को चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर भी कहा जाता है, चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर ये भी कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड को। एंड जो विटामिन B5 है इसकी डेफिशिएंसी ह्यूमंस में इतना ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया गया है इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ को लेके, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लिंक दिया था कि जो भी बर्निंग फीट सिंड्रोम है, बर्निंग फीट सिंड्रोम जो है वो एसोसिएटेड है
पेंटोथेनिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। बाकी एनिमल्स में इसके काफ़ी जो है वो डेफिशिएंसी के डिजीज़ देखे गए हैं, लेकिन ह्यूमंस में बहुत कम इलेबोरेट हुआ है, क्योंकि जो पेंटोथेनिक एसिड है वो हर एक बॉडी के पार्ट में जो है वो यूटिलाइज होता है, इस वजह से। देन विटामिन B7 आता है नेक्स्ट। तो विटामिन B7 बेसिकली ये है बायोटिन, या फिर इसको विटामिन H भी कहा जाता है। एंड ये एक सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। एंड इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलेंगे हम, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसमें आपका अनीमिया आ जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, डर्मेटाइटिस एंड ग्लोसिटिस। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि बायोटिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें देखने को मिलती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल फीचर ऑफ मलेरिया। तो इनमें से कौन सा मलेरिया का क्लिनिकल फीचर नहीं है? तो बात करें चिल्स एंड रिगर्स की, तो चिल्स मीन्स एकदम से ठंड लग जाना, तो वो चिल्स एंड रिगर्स हो जाते हैं। देन मायल्जिया, तो मायल्जिया मीन्स हमारी जो मसल्स हैं या मल्टीपल मसल्स, तो उसमें पेन होना, वो मायल्जिया होता है। एंड ए एंड बी ऑप्शन ये दोनों ही क्लिनिकल फीचर्स हैं मलेरिया के, या सिम्टम्स बोल लो, तो क्लिनिकल फीचर्स हैं ये मलेरिया के। देन आता है एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया बेसिकली ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें पीपल जो है वो ऑब्सेस हो जाते हैं अपने वेट को लेकर के, कि वो क्या खा रहे हैं, कि उनके खाने से वेट में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो कंडीशन आ जाती है एनोरेक्सिया। एंड ये भी क्लिनिकल फीचर होता है मलेरिया का, लेकिन कफ जो है ये क्लिनिकल फीचर नहीं होता है मलेरिया का। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट सीवम मीन्स। पोस्ट मीन्स आफ्टर एंड सीवम मीन्स फूड। तो आफ्टर फूड या फिर आफ्टर मील होता है पोस्ट सीवम। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट फ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन। तो डी फ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर। तो केक फॉर्मेशन के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट डी फ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन के लिए सही है। द नेक्स्ट है, पार्टिकल्स सेटल फास्ट। तो पार्टिकल्स डी फ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन में फास्टली सेटल नहीं होते हैं, थोड़े कम रेट में सेटल होते हैं। देन थर्ड स्टेटमेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट एज सेपरेट यूनिट। तो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल्स एज अ सेपरेट यूनिट की तरह प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट है, सेडिमेंट इज डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स। तो डीफ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन में केक फॉर्मेशन होने की वजह से जो सेडिमेंट्स हैं उनको रीडिस्पर्स करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ये स्टेटमेंट भी इसके रिगार्डिंग एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पार्टिकल सेटल फास्ट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर डीफ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अब्जॉर्प्शन बेस। तो इनमें से अब्जॉर्प्शन बेस का एग्जाम्पल कौन सा है? तो फर्स्ट है मैक्रोगोल, एक एक्वस बेस का एग्जाम्पल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वस बेस। देन आता है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल ओलिव एग्जाम्पल है। एंड देन नेक्स्ट है पीईजी। पीईजी को कार्बोबैक्स भी बैक्स। एंड ये एक वाटर सोल्यूबल बेस है या फिर एक्वस बेस है। देन है बूल फैट। तो बूल फैट जो है वो एक इट इज़ एन अब्जॉर्प्शन बेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अब्जॉर्प्शन बेस इज बूल फैट। देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच इज़ नॉट एन इवैल्यूएशन पैरामीटर टेस्ट फॉर द पेरेंटल। तो इनमें से कौन सा पेरेंटल के लिए इवैल्यूएशन पैरामीटर टेस्ट नहीं है? तो इसमें जो लीकर टेस्ट है, स्टर्लिटी टेस्ट एंड पायरोजन टेस्ट, ये तीनों ही इवैल्यूएशन पैरामीटर टेस्ट हैं पेरेंटल्स के लिए। लेकिन टोनिसिटी टेस्ट जो है वो ये
इवेल्यूशन पैरामीटर नहीं है पेरेंटल फॉर्मुलेशंस के लिए, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो इस वीडियो के 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं एंड इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।